गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने हमारा रिवीजन स्टार्ट किया है फिर से अकाउंट्स का, जिसमें हम लोग लेसन नंबर 2 कर चुके हैं, अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप। आज हम लोग लेसन नंबर 3 की थ्योरी को एक बार शॉर्टली डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर 3, रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें दिया हुआ है मीनिंग ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन, पुनर्गठन यानी साझेदारी का पुनर्गठन या मीनिंग ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन होता क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज कॉल्ड रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। मतलब जब भी कोई नया पार्टनर बिजनेस में आता है या पुराने पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड होते हैं तो उनके आने और जाने के टाइम पे फर्म में जो भी पार्टनर्स हैं उनके रेशो में जो चेंजेस आता है, बचे हुए पार्टनर्स जो भी हैं उनके बचे हुए पार्टनर्स के रेशो में जो भी इफेक्ट पड़ता है, जो चेंजेस आता है, वही यहाँ पे कहलाता है रिकन्स्टिट्यूशन। आगे दिया हुआ है ब्रीफली चेंजेस इन एग्रीमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर फॉर्म इज कॉल्ड रिकन्स्टिट्यूशन। मतलब पुराने पार्टनर के एग्रीमेंट में चेंजेस होना, यही कहलाएगा रिकन्स्टिट्यूशन या फिर पुनर्गठन। अब यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड नंबर पे कंडीशन ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के या साझेदारी के रिकन्स्टिट्यूशन की कंडीशंस क्या होती है, पुनर्गठन की दशाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ पार्टनरशिप फर्म कैन बी रिकन्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। सबसे पहले जो भी पुराने पार्टनर हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, एडमिशन लेगा, या कोई पुराना पार्टनर बिजनेस से रिटायर्ड होगा, या किसी पार्टनर की आउट ऑफ सडन डेथ हो जाती है, सडनली डेथ हो जाती है तो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। या फिर किसी भी दो फर्म का अमलगमेशन हो जाना। अमलगमेशन यानी किसी भी दो फर्म का एक हो जाना। मतलब अभी ए और बी के नाम से एक फर्म थी और एक सी और डी के नाम से थी, दोनों फर्म अलग अलग थी, लेकिन अब दोनों फर्म मर्ज हो गई है, अमलगमेशन हो गया है, तो ए बी सी डी के नाम से उनकी फर्म हो जाएगी। या वो लोग कुछ और भी नया नाम रख सकते हैं, ए एंड सी का नाम भी रख सकते हैं, कुछ भी वो नाम रखेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम अमलगमेशन को समझे तो किसी भी दो फर्म का जुड़ जाना या किसी भी दो कंपनियों का फर्म का एक हो जाना यहाँ पे कहलाता है अमलगमेशन ऑफ टू फर्म। अब यहाँ पे दिया हुआ है रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहाँ के ऊपर के ये जो पांचों पॉइंट हैं, इन्हीं पांचों पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, जिसमें दिया हुआ डेथ ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर और चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये एक बार आप खुद से सेल्फ रीड करेंगे। अब यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या इफेक्ट पड़ता है, चेंज कहाँ पे होता है, तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाई रेशियो और गेनिंग रेशियो। या तो पुराने पार्टनर का जो भी बिजनेस में पुराने पार्टनर वर्किंग में है, या तो उन पार्टनर्स के रेशियो में जो चेंज आएगा, या तो वो सेक्रीफाइस होगा, मतलब उन्हें या तो त्याग करना पड़ेगा, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा देना पड़ेगा, या फिर नए के आने से उन्हें गेन होगा यानी प्रॉफिट हो जाएगा। सेकंड नंबर पे कंडीशन देके रखी हुई है इसमें, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर यह हुआ एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व और प्रॉफिट का एक्यूमुलेटेड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन असेट्स एंड लायबिलिटीज, जो भी उनके व्यापार की दायित्व और संपत्तियाँ, उन दायित्व और संपत्तियों को भी उन्हें एडजस्ट करके रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, साझेदारों के जो पूंजी खाते हैं जो अभी तक किसी और कंडीशन में मेंटेन थे, वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें ये 5 कंडीशंस फेस करनी पड़ती है, जिसमें रेशो चेंज होगा, रेशो में या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, प्रॉफिट और रिजर्व जो भी उनके पास पुराने बचे हुए हैं, अनुमानित लाभ या फिर संचय, उसका एडजस्टमेंट होगा, रिवैल्यूएशन के एसेट्स और लायबिलिटीज़ का एडजस्टमेंट होगा, और साथ ही साथ में कैपिटल अकाउंट भी इफेक्ट होगा। तो ये सारी कंडीशंस थी इसकी रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। तो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को समझने के बाद में इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गुडविल। इसी लेसन के इसमें दिया हुआ है गुडविल। गुडविल को हिंदी में कहा जाएगा ख्याति। अब ख्याति होती क्या है, में दिया हुआ है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ गुडविल। इट इज दिस एक्स्ट्रा वर्थ ऑफ बिजनेस विच राइजेस ड्यू टू इट्स नेम, ब्राइट फ्यूचर, पॉपुलैरिटी एंड गुड बिजनेस रिलेशनशिप। मतलब ख्याति व्यापारी के अच्छे व्यवहार,
उसके अच्छे व्यवहार, उसके नॉलेज और साथ ही साथ में अपने बिज़नेस के नाम को बढ़ाने के लिए या अपने बिज़नेस के प्रॉफिट को हायर बढ़ा करने के लिए या प्रॉफिट में अच्छा टारगेट अर्न करने के लिए हमें सपोर्ट करती है। ये गुडविल जो रहती है ये फ्यूचर में हमारे होने वाली स्थितियों को सुधारने में भी हमें सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर ये होती है गुडविल। गुडविल जो रहती है वो इंटेंजिबल एसेट्स रहती है, अदृश्य संपत्ति रहती है हमारे बिज़नेस की, जिसका इफेक्ट हमारे बिज़नेस पर पड़ता तो है, जो हमें प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प तो करती है, लेकिन उसे कोई देख और छू नहीं सकता है। आगे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सब मेन डेफिनेशन ऑफ गुडविल आर एस अंडर। इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हुई है, 3 में से कोई भी एक डेफिनेशन आप लोग अपनी इच्छा से कर सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी विशेषता है तो इट इज़ वैल्यूएबल, लाइबल और कंसोलेशन, इट इज़ हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, इट इज़ इंटेंजिबल, इट कैन बी रिटर्न ऑफ, इट अराइज ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, इट इज़ सेलेबल एसेट्स, ये विक्रय योग्य संपत्ति होती है, अदृश्य संपत्ति होती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो रहता है वो बिजनेस में हायर प्रॉफिट को अर्न करने में हमें हेल्प करती हैं। साथ ही साथ में ये दिया हुआ इट इज़ इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म, ये पूंजी का एक मुख्य भाग के रूप में काम करती हैं। इट इज़ एन इंटेंजिबल, इट कैन बी रिटर्न ऑफ, और ये अदृश्य होने के साथ ही साथ में इसे अप्लिकेट भी किया जाता है। इट इज़ अराइव ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, और ये बहुत से अन्य कारणों से भी उत्पन्न होती है। मतलब ये सिर्फ हायर प्रॉफिट अर्न करने में हमें हेल्प नहीं करती है, अदर चीज़ों पे भी हमारे बिजनेस पे बेनिफिशियल होती हैं। कॉजेज़ क्या होती है, इसकी स्थितियाँ, कंडीशन क्या होती है, उसमें दिया हुआ है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस। व्यापार की स्थिति हमेशा ऐसी जगह पे होनी चाहिए कि व्यापारियों कस्टमर्स जो भी हमारे उपभोक्ता है वो आसानी से उस जगह पर पहुंच सकें। गुड क्वालिटी एंड रिजनेबल प्राइस, जो भी प्रोडक्ट हम लोग मार्केट में हमारी शॉप पे सेल कर रहे हैं वो गुड क्वालिटी का होना चाहिए और उसकी प्राइस भी हमेशा रिजनेबल होनी चाहिए, अफोर्डेबल होनी चाहिए। अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर टुवर्ड्स द बिजनेस, कस्टमर को हमेशा अट्रैक्ट करने के लिए बिजनेस में कुछ ऐसी स्कीम्स, ऐसी पॉलिसीज़ फॉलो करनी चाहिए जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो सके और हमारे बिजनेस की सेलिंग बढ़े, जिससे प्रॉफिट अर्न होगा। तो ये इस तरह से इनडायरेक्टली भी हमारे बिजनेस के प्रॉफिट को अर्न करने में हमें हेल्प करती है। आगे इसमें दिया हुआ है मोनोपॉलिटिक्स एंड अदर राइट्स, और भी बहुत सारे इसके पास राइट्स होते हैं। दिया हुआ है गुड मार्केटिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क, यहाँ पे हम एक बार अपने उपभोक्ताओं को जब माल बेच देते तो उपभोक्ताओं को माल बेचने के बाद में भी हम उन्हें बहुत सारी सुविधाएं देते हैं। आफ्टर सेलिंग सर्विसेज भी बहुत सारी रहती है, जैसे कुरियर देना, फ्री पैकेजिंग देना, डिलीवरी चार्जेस नहीं लेना और डायरेक्ट डिलीवरी कर देना, फिटिंग से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रोडक्ट है तो फिटिंग फ्री कर देना, ये बहुत सारे आफ्टर सेलिंग सर्विसेज में काउंट होता है। आगे दिया हुआ है पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द बिजनेसमैन की पर्सनल रेपुटेशन भी यहाँ पे गुडविल के ऊपर इफेक्ट डालती है। जितना आपका बिजनेसमैन इफेक्टिव रहेगा, जितना बिजनेसमैन अफोर्डेबल रहेगा, जितना बिजनेसमैन अच्छा रहेगा, व्यक्ति का स्वभाव जितना अच्छा रहेगा, वो अपने उपभोक्ताओं के साथ जितना अच्छे से व्यवहार करेगा, उतनी ही उसकी ख्याति बढ़ाने में हेल्प होगी। आगे दिया हुआ है टाइप्स ऑफ गुडविल। अब इसमें 3 कैटेगरीज होती है, गुडविल की 3 कैटेगरीज है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है कैट नेचर गुडविल, सेकंड नंबर पे दिया हुआ है पर्सनल गुडविल में आएगा हमारा डॉग गुडविल, और थर्ड नंबर पे दिया है कमोडिटीज गुडविल, जिसमें होगा रैट या रैबिट्स रिलेटेड गुडविल। तो फर्स्ट नंबर पे हमारी दी हुई है परमानेंट गुडविल, कैट गुडविल के नाम से इसे जाना जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। पर्सनल गुडविल को डॉग नेचर से रिलेटेड गुडविल या डॉग गुडविल भी कहा जाता है। क्यों? अगर हम बात करते हैं परमानेंट गुडविल की, यानी बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति, जिसे कहा जाएगा हिंदी में कैट गुडविल। बिल्ली का स्वभाव इस तरह का होता है कि अगर उस जगह का मालिक किसी भी घर में जहाँ से भी बिल्ली का आना जाना रहता है, अगर वो बिल्ली एक बार अगर बिल्ली को किसी चीज़ को खाने पीने को मिल जाता है तो उस जगह पे अगर व्यक्ति रहे या ना रहे, बिल्ली रोज़ उस जगह पे चक्कर लगाती है, क्योंकि उसे पता है कि हमें कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। उसी तरह से अगर परमानेंट गुडविल की हम बात करें तो उसका रिलेशन हम कैट के नेचर से भी बना सकते हैं कि अगर आपका बिजनेसमैन उस जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाता है, उस जगह को छोड़कर अगर कहीं और चला जाता है, तो भी कस्टमर उस जगह पे आते रहेंगे। उन्हें कस्टमर को पर बिजनेसमैन से मतलब नहीं रहता, उन्हें गुड्स और प्रोडक्ट से मतलब रहता है कि व्यक्ति अगर चेंज भी हो गया है तो उसकी गुडविल एज इट इज़ बनी रहेगी। तो ये कहलाएगी कैट नेचर गुडविल। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है पर्सनल गुडविल, जिसे डॉग नेचर कहते हैं। ये गुडविल पूरी तरह से डॉग का जो एक नेचर होता है वैसी रहती है, मतलब जहाँ जहाँ मालिक जाएगा उसके पीछे पीछे उसका डॉग जाएगा। उसी तरह से जहाँ जहाँ बिजनेसमैन जाता है उसके पीछे पीछे उसकी गुडविल जाती है। मतलब जो व्यक्ति कहीं पे भी अपनी नई बिज़नेस को सेटल करता है, स्टार्टिंग करता है, तो वहाँ पर भी वो उतनी ही अच्छी एक इमेज बना लेता है, उतनी अच्छी अपनी गुडविल मेंटेन कर लेता है जहाँ पे उसकी पहली जगह पे थी।
इसलिए इसे डॉग नेचर की गुडविल भी कहा जाता है। फिर है आगे कमोडिटाइज्ड गुडविल, जिसे हिंदी में कहा जाएगा चूहे के स्वभाव वाली ख्याति भी इसे कहा जाएगा। चूहे के स्वभाव वाली ख्याति यानी कभी भी इस तरह का नेचर वाला व्यक्ति कभी भी फिक्स नहीं होता और इसकी गुडविल भी बिजनेस में कभी हमेशा इफेक्टिव या फिक्स्ड नहीं रहती है। मतलब हमेशा कंडीशन के साथ साथ में ये गुडविल अप एंड डाउन होती रहती है, क्योंकि जिस तरह से चूहा कभी भी एक जगह पे फिक्स नहीं बैठता है या वफादार नहीं होता है अपने मालिक के प्रति, इसी तरह से ये गुडविल भी रेट नेचर की गुडविल को काउंट करती है या रैबिट नेचर की, कि जिस तरह से चूहे या खरगोश एक जगह पे कभी भी चुप नहीं रहते हैं या एक जगह व्यवस्थित नहीं बैठते, उसी तरह से ये गुडविल रहती है कि जहाँ जहाँ इनके मालिक जाते हैं उन्हीं के साथ में ये हमेशा चेंज होती है। मतलब अपने बिजनेस के प्रोडक्ट पे, अपने नेचर से ये गुडविल हमेशा स्टेबल ना होते हुए हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए यहाँ पे इसे रैट और रैबिट के नेचर वाली गुडविल भी कहा जाता है। अब आगे दिया हुआ नेचर ऑफ गुडविल या फिर इट गुडविल एंड असेट, मतलब क्या इसका स्वभाव होता है। तो फिक्स्ड एसेट्स, ये बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। इंटेंजिबल, अदृश्य संपत्ति होती है, कभी दिखाई नहीं देती हैं। फ्लक्चुएशन एसेट्स, इसमें हमेशा जो एक इसमें जो उतार चढ़ाव रहता है वो हमेशा बना रहता है कंडीशन के अकॉर्डिंगली। मार्केटेबल कमोडिटी, मार्केट की रेंज भी इस गुडविल को अप और डाउन करने में एक वो करती है, फोकस करती है कि अगर हमारे मार्केट में हमारी रेपुटेशन अच्छी है तो हम हमारे गुडविल, हमारे प्रोडक्ट का हम कॉस्टिंग किस तरह से कर सकें, ये सब चीज़ें हैं। आगे दिया हुआ है इसके बाद में नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग, गुडविल का या ख्याति का मूल्यांकन करना साझेदारी में क्यों आवश्यक होता है, क्यों ज़रूरी होता है। तो इसमें दिया हुआ है व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू एडजस्ट गुडविल इन बुक्स ऑफ द फर्म, जब पार्टनर आपस में डिसाइड कर ले कि उन्हें हमें अपनी गुडविल को, अपनी ख्याति को पुस्तकों में दर्शाना है, अकाउंट्स में मेंशन करना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ पार्टनर, साझेदारों के खाते जब चेंज होते हैं, साझेदारों के जब रेशो चेंज होते हैं तब भी गुडविल इफेक्ट होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ऑन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ एन पार्टनर, जब कोई पार्टनर व्यापार से पृथक होता है, मतलब व्यापार में जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है या आउट ऑफ सडन उसकी डेथ होती है, तब भी इस गुडविल का वैल्यूएशन करना रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है। ऑन अमलगमेशन ऑफ फर्म, साझेदारी फर्म का अमल कमीशन करना, यानी दो फर्मों का एक हो जाना, उस सिचुएशन में भी हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। व्हेन पार्टनर डिसाइडेड टू सेल द फर्म, जब साझेदार ये आपस में डिसाइड कर ले कि उन्हें साझेदारी फर्म को सेल आउट करना है, मतलब अपने व्यापार को उन्हें बेचना है, विक्रय करना है, तब भी गुडविल का वैल्यूएशन ज़रूरी है। आगे दिया हुआ है व्हेन पार्टनरशिप बिजनेस इज स्टार्टेड बाय पेइंग ऑफ गुडविल फॉर गुडविल, और जब पार्टनर ये डिसाइड कर ले कि उन्हें पार्टनरशिप में गुडविल का वैल्यूएशन करना है और उसे पे करना है, अमाउंट देनी है गुडविल की, तब भी उन्हें यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना ज़रूरी होता है या अकाउंट्स गुडविल के मेंटेन करना रिक्वायर्ड होते हैं। अब यहाँ पे गुडविल में किस तरह से हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, गुडविल का वैल्यूएशन निकालने के लिए जो मेथड होती है उसके कुछ फॉर्मूले हैं। फर्स्ट नंबर पे है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला रहेगा, जिसे औसत लाभ कहा जाएगा या सामान्य लाभ कहा जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट को, तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट अपॉन में 100। जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड दिया रहेगा उसमें नॉर्मल रेट का इंटू करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू हमें रिसीव होगी वो काउंट होगी नॉर्मल प्रॉफिट में। फिर एक्चुअल प्रॉफिट यहीं पे रहेगा, एवरेज प्रॉफिट होगा औसत लाभ या फिर एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा टोटल ऑफ प्रॉफिट लेस लॉसेस ऑफ सर्टन ईयर अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। हमारे पास में जितने भी साल के प्रॉफिट दिए हुए उन प्रॉफिट को हम एक साथ ऐड कर लेंगे और उस प्रॉफिट की वैल्यू में से उस लॉस को हम लोग माइनस कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास में 5 ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस दिए तो 3 साल कंटिन्यू हमको प्रॉफिट है और 2 साल कंटिन्यू हमको लॉस हुआ है, तो तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, उसमें से दोनों ईयर के लॉस को लेस कर देंगे और जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि हमारे पास में टोटल जो ईयर थे प्रॉफिट एंड लॉस के वो 5 थे, तो नंबर ऑफ ईयर से हम लोगों को यहाँ पर डिवाइड करना है। अब बात होती है सुपर प्रॉफिट की। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एक्चुअल में से नॉर्मल को जब हम लेस करेंगे तो जो वैल्यू हमें रिसीव होती है वो काउंट होगी सुपर प्रॉफिट में। नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में सभी को पता है, आप लोगों को फॉर्मूले लर्न करना है तभी क्वेश्चन कर पाओगे और साथ ही साथ में इसके डिफरेंसेस भी करना है। डिफरेंसेस करने के बाद में आप लोगों को एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में भी 4-5 पॉइंट लर्न करना है। इनके बीच के जो डिफरेंसेस दिए, अंतर दिए, इनके 4-5 पॉइंट आपको लर्न करना है। तो यहाँ तक का हम लोगों का पूरा एक थ्योरी से रिलेटेड पार्ट था। ये थ्योरी से रिलेटेड पार्ट आप सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना,
जिन बच्चों के पहले कुछ रिवीजन नहीं हो पाया है, बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है, उनके लिए ये चांस है कि वो लोग अपनी इन वीडियोस को फिर से देखें और अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। तो यहाँ पर आप सभी स्टूडेंट्स का लेसन नंबर 3 का रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का थ्योरी से रिलेटेड हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे। तो थ्योरी आप लोग सभी ध्यान से समझें, सुने, और कहीं फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं स्कूल टाइमिंग में। थैंक यू।